विस्तार न्यूज़ के गैस्ट्रिक न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है और इस बार हमारे साथ हैं जो मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, जिनका लंबा पॉलिटिकल करियर है। 2 बार के विधायक, 3 बार के सांसद, पिछले 30 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय। मगर सबसे हैरानी की बात यह कि उदय भाई, हम आपका जब प्रोफाइल देख रहे थे तो उस प्रोफाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि छोटा मोटा कहीं कुछ थोड़ा सा भी विवाद हो, तो आपको बोरियत नहीं होती ऐसे? हाँ नहीं, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि विस्तार न्यूज़ ने आज हम लोगों को एक अवसर मिलता है कि बातचीत करने का और ये बातें जो हैं लोगों से शेयर करने का एक बड़ा माध्यम रहता है। आपका प्रश्न मुझे लगता है कि ये शायद आज व्यक्ति की जीवन शैली रहती है, या ये कहें कि उसकी जो एक पारिवारिक विरासत है या जीवन जीने का एक तरीका है या जो परवरिश उसकी हुई है वो व्यक्ति को उसके आचरण में आती है। तो स्वाभाविक रूप से रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में वो चलता रहता है। मुझे लगता है उसके प्रभाव के कारण शायद ये रहा हो कि ऐसा कुछ आज तक ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा कोई घटित नहीं हुआ कि जो लोगों को चटखारे लेकर या कोई जैसा राजनीति में रहता है कि लोगों के लिए एक काम का विषय मिल गया, उससे शायद बचा हूँ, तो शायद वो एक पृष्ठभूमि का कारण रहा हो। पर हम लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कि आपको लेकर कोई खबर नहीं चलती, कुछ विवाद नहीं होता है। तो मगर फिर भी एक नरसिंहपुर जिले के छोटे से गांव लोली देवरी से निकलकर मध्य प्रदेश सरकार के 2 बड़े विभागों के मंत्री बनने तक का सफ़र कभी सोचा था आपने? स्कूलिंग मेरी जबलपुर से हुई है, फिर मैं कॉलेज में आया तो स्कूल में भी मैं जो हॉस्टल में रहता था वहाँ प्रेसिडेंट रहा, फिर कॉलेज में आया तो वहाँ पर भी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। शायद ये चीज़ इंगित करती है कि इस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने की शायद ये एक बचपन से एक मन में रहा है। और फिर मैं बहुत अर्ली एज में मैं जनपद का उस समय अध्यक्ष बन गया। 28-29 साल की उम्र में मैं यंगेस्ट जनपद चेयरमैन था मध्य प्रदेश में। विधायक बनने की कल्पना तो बचपन से थी। अच्छा, कि विधायक बनना है। मैं खुद नरसिंहपुर ज़िले से हूँ और हम जानते हैं आपके पुराने दोस्तों को जो कहते थे कि उदय भाई तो बिना विधायक बने ही विधायक हैं, इतनी लोगों की मदद करते हैं। नहीं, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि भी इसे कह सकते हैं। ईश्वर की कृपा है कि हम लोग कुछ अच्छा करते रहें, मन में प्रेरणा रही है। और हमेशा अगर किसी दिन किसी की मदद करने के बाद सूरज ढलता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि आज हम किसी के काम आ सके, और यही आधार बना के हम लोग। तो परिवार के पिताजी आपके जो बड़े प्रगतिशील किसान की छवि है उनकी, तो क्या वो चाहते थे आप राजनीति में आए? नहीं, कभी नहीं। उनका बिल्कुल, वो तो बहुत ही बड़े सख्त किस्म के इंसान थे और आज़ादी के पहले हिस्लप कॉलेज नागपुर से पढ़कर निकले। बड़ा नागपुर का उनके ऊपर प्रभाव था और सार्वजनिक जीवन में रहे, लेकिन निर्वाचन की राजनीति में शामिल हुए कभी उनको पसंद नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि नियति को जो मंजूर रहता है वही होता है, आदमी के स्वयं के हाथ में ज़्यादा नहीं रहता। वो जो आपको जो जीवन में आपको अवसर मिलने हैं, मतलब उसमें माता पिता की कृपा भी होती है और ईश्वर तय करके रखता है किस व्यक्ति से क्या काम कराना है। मुझे लगता है वही चीज़ें आज मूर्त रूप में हम देख पा रहे हैं। हाँ, हम देखा आपका जो करियर ग्राफ है कि बहुत जल्दी आप जनपद के अध्यक्ष बन गए, फिर उसके बाद आपको 2007-8 में आपको टिकट मिल गई विधायक की, और विधायक की टिकट मिलने के फिर तुरंत बाद 2009 में आपको सांसद की टिकट मिल गई। तो जो लगातार रोल शिफ्टिंग हुआ, और जिस पर अभी भी देख रहे हैं कि अभी आप अच्छे खासे सांसद थे, बहुत ज़्यादा मतों से जीते हुए, और फिर आपको एक विधायक की चुनाव लड़वा दिया गया, तो ये जो शिफ्टिंग होती है इसको कैसे एडजस्ट कर पाते हो आप? मुझे लगता है कि विधायक की तैयारी तो हम लोगों का माइंडसेट था। जब विधायक बन के पहली बार आया तो कोई नई सी चीज़ नहीं थी, हम लोग लगभग उस चीज़ को जी रहे थे। हाँ। और डे 1 से हम लोगों ने उस पर काम करना चालू कर दिया था। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बाद में सांसद के रूप में मुझे अवसर मिला, लोगों ने आशीर्वाद दिया, सांसद बन के गया। तब ज़रूर मेरे लिए एक चुनौती थी। कभी सोचा नहीं था मैंने कि देश की संसद में मुझे कभी अवसर मिलेगा, और जब आपकी कल्पना से हटके कोई चीज़ होती है तो स्वाभाविक रूप से फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है। मैंने शुरुआत के 6 महीने लगातार पार्लियामेंट के अंदर बैठना,
पुराने लोगों के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, स्पीचेस हैं हाउस के अंदर, उनको लगातार सुनना और किस तरह से पार्लियामेंट काम करती है, किस तरह से सीधा मतलब उसकी वर्किंग जो पैटर्न है उसको हम लोगों ने 6-7-8 महीने बहुत परिश्रम किया और मुझे लगता है वही मेहनत मुझे बाद में मतलब ठीक ठाक अगर मैं कर सका तो शायद वो कारण बनी। अच्छा, मेरे पास आंकड़े हैं आपके 2019 से 2024 तक की जो पार्लियामेंट है उसके आंकड़े हैं। संसद में जो अटेंडेंस है यानी कि उपस्थिति, एवरेज उपस्थिति होती 79% लोगों की, आपकी 89 है। बहस में भाग लेने का परसेंटेज एवरेज जो सांसद का होता है वो 44% है, मगर आपका 96 है। और सवाल पूछने एवरेज 190 सवाल पूछे जाते हैं, मगर आपने 186 सवाल पूछे। तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को समझना, तो आप बेहतर तरीके से समझिए, मगर जब तक पार्लियामेंट को आप समझ पाए, यह एक नई जिम्मेदारी मिल गई आपको। नहीं, मैं पार्लियामेंट को जल्दी समझ गया था। मैं लगातार मैंने काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर भी बहुत दिए, मतलब वहाँ पर काम करने के। अलग अलग जो कमेटीज़ हैं जो देश में जिन्होंने सीधा प्रभाव छोड़ा है, उनमें मुझे नॉमिनेट किया सरकार ने। मतलब यहाँ तक कि मैं कहना चाहिए कानून का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन देश में जो कुछ कानूनों में संशोधन किए, कुछ कानून ख़त्म किए, कुछ को अमेंडमेंट किया, वो एक पार्लियामेंट्री हमारी कमेटी बनी थी एक, उसका सदस्य मुझे बनाया। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ संशोधन करना था, एक उसकी जेपीसी बनी। तो मैं इसका आदमी नहीं हूँ, मतलब डिजिटल वर्ल्ड का व्यक्ति नहीं हूँ मैं, लेकिन उसमें भी मुझे बनाया। तो बड़ा भरोसा सरकार ने किया, हमारे नेतृत्व ने किया और हम लोग परिश्रम मतलब पढ़ के, मेहनत करके और चीज़ों को समझ के अपने उसमें दखल रखा मैंने, अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए। था कि आप जब 2014 में बीजेपी से पहली बार चुन के गए, तो जब प्रधानमंत्री से आपकी मीटिंग हुई, बैठक हुई, तो उन्होंने आपको लेके कहा कि आपने तो बहुत सही वक्त पे सही कदम उठाया। नहीं, मुझे लगता है वो कदम नहीं उठा था, वो दुर्घटना थी। आज के समय हम देखते हैं जो लगातार कभी मतलब कई बार ये आता है कि अरे ये व्यक्ति किस दल में है, तो लोग को पूछना पड़ता है किस दल में है। मतलब दल छोड़कर इधर उधर जाना एक बहुत बड़ा विषय नहीं रहा, लेकिन जब 2013 में वो इंसिडेंट हुआ, जब कांग्रेस, उस समय मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने बतौर सांसद इस्तीफा दिया था। हाँ, ठीक चुनाव के पहले, चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले। मेरा उस समय कोई इलेक्शन नहीं था, तो मुझे लगा कि जो काम करने की पद्धति थी कांग्रेस की, या सरकार उस समय जो काम कर रही थी, वो हर दिन अपने आप को कटघरे में खड़ा करती थी। वो परिस्थिति ऐसी बन रही थी कि कहीं सफोकेशन में रहने से अच्छा अपना आराम से जाके घर पे रहना पसंद करें अपन। उसी तारतम्य में मैंने तत्कालीन हमारी स्पीकर थी आदरणीय मीरा कुमार जी, उनको इस्तीफा दिया और घर आ गया। पार्टी बाद में बदली, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में 7 महीने बाद, 6 महीने बाद मुझे लोकसभा के लिए कैंडिडेट बनाया, निर्वाचित होके गया और फिर लगातार प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का नेतृत्व का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला और खूब काम किया हमने। मगर जिन लोगों के चलते आपने पार्टी छोड़ी थी, वो 2024 में फिर आपकी पार्टी में आ गए, पचौरी जी। ये चलता रहता, ये भारतीय लोकतंत्र का यही आनंद है। मुझे लगता है कि इस आनंद का, इसका, इस व्यवस्था का भी। तो क्या कहेंगे, उनको देर से समझ में आई? बेहतर बता पाएंगे शायद वो। आपको कुछ आपके फोटो दिखाते हैं, आपके कुछ पुराने दोस्त हैं। उस समय बारमान शासन चुनाव हुआ करते थे और चुनाव बहुत ही डिफिकल्ट चुनाव हुआ करते थे। ऐसे चुनाव में हम मित्रों ने उनको निर्विरोध बर्मान कॉलेज का अध्यक्ष निर्वाचित किया था। उनकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता को देखकर हम लोगों को ऐसा महसूस होता था कि आने वाला समय इनका ही रहेगा। जनपद अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने और आज मंत्री हैं। उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं। मित्रों से इसी तरह व्यवहार उनके आज भी हैं। आपके पहले चुनाव की बात करें, कॉलेज। हाँ, मोतीलाल चौरसिया जी हमारे साथी रहे कॉलेज में, हम लोग साथ रहते थे। जब ये मतलब उस दौर का है जब मैं प्रेसिडेंट निर्वाचित हुआ था, वो कॉलेज का जो कहना चाहिए कि एक पाठशाला होती थी वो राजनेताओं को गढ़ने की, और वो सिस्टम बहुत अच्छा था कि लोग, आज मैं समझता हूँ हमारे साथ जितने पॉलिटिशियंस हैं काफ़ी उसी व्यवस्था से निकले हुए हैं। महाविद्यालयीन राजनीति जो होती थी
वो एक आपको तैयार करने के लिए बड़ा अवसर होता था। एक आपके दोस्त और हैं। मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने जो सीखा समझा उनको कि कैसी भी परिस्थितियां रहें, हमको धैर्य नहीं खोना है, हमको कूल रहना है, हमारे चेहरे पर मधुर मुस्कान बनी रहना चाहिए। ऐसे नेता जी को पाकर हमारा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस करता है। आम पब्लिक कहती है कि नेता हो तो ऐसे विनम्र और सरल सहज हो। ये कौन है? डॉक्टर योगेश कौरव जी हमारे अच्छे साथी हैं। ये जिले के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, बाद में अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से शामिल होकर यहाँ हैं और जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्य हैं, अच्छे साथी हैं। एक और वाइट से। उदय प्रताप सिंह जी ऐसे नेता हैं जिनके दामन पर तो छोड़िए आप, उनके स्टाफ के ऊपर, उनसे जुड़े लोगों के ऊपर भी आपको एक काला छीटा नहीं मिलेगा। ये राजनीति होती है। और राजनीति एसी में बैठना भी नहीं होती, एक एक व्यक्ति से सीधे मिलना, सीधे उससे बात करना, उसकी समस्या का निराकरण करना, उसकी बात को समझना। लोग खुश हैं, लोग प्रसन्न हैं कि हमें ऐसा राजनेता मिला। एक इलाके में इतने लंबे समय तक राजनीति करते रहना, 30 साल तक, यानी कि आप गाडावारा, तेंदुखेड़ा और अब पूरा होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र, तो कितना मुश्किल आता है लोगों की उम्मीद? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप सीधे संवाद में लोगों के साथ जुड़े रहते हो तो ये कठिन काम नहीं है। जैसे रोज अध्ययन करने वाला बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है ना, तो उसे एग्ज़ाम चुनौती नहीं लगती, क्योंकि साल भर उसने पढ़ाई करी है। और जो व्यक्ति अंतिम दिनों में तैयारी करता है तो उसे लगता है कि अचानक एग्ज़ाम का जो है वो बड़ा हुआ समझ में आता है। हम लोग रोज़ काम करते हैं, हम लोग हर दिन काम करते हैं। सुबह सूरज उगता है काम करने के लिए, सूरज ढलता है, फिर एक हर दिन नई शुरुआत होती है। तो रोज़ आप सतत लगे रहो तो फिर आपको चुनाव या सार्वजनिक जीवन कोई चुनौती नहीं रहती। बस ये है कि आप चलते रहो, करते रहो, लोगों के बीच में बने रहो। सर ये अंचल जी हैं, अंचल हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं और सवाल पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं एक वीडियो भी आपके लिए मैंने निकाल के रखा है अलग से, कि परिवहन विभाग में जो चूक होती है, भाड़ा बस गाड़ियाँ जो होती हैं उस पर लोग 20-20, 25-25, 50-50 की संख्या में जाते हैं। कई बार हादसे भी होते हैं, कई लोगों की जानें भी जाती हैं। तो इसके लिए कोई प्लान है ऐसा? नहीं, हम लोगों ने पूरी लगातार में, जब से मेरे पास इस विभाग की जिम्मेदारी आई है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का मन है कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी एक टीम, एक हम लोगों ने गुजरात भेजी हुई है। हमारे एसीएस जो हैं परिवहन के, वो भी गुजरात में हैं और पूरी टीम वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी कर रही है। और हम लोग बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का, रोड सेफ्टी का और जो अनियमितताएँ होती हैं उन सबको चेक करने का एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं हम लोग। आपने चुनाव तो कई लड़े, लेकिन इस बार का चुनाव कैसा रहा? आपके बड़े अजीज मित्र हैं संजय जी, वो आपके सामने थे, तो कैसा रहा अनुभव और कैसी है मित्रता भी? संजय और आपने एक साथ ही पॉलिटिकल करियर हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से भारतीय प्रजातंत्र का ये भी एक आनंद है। और मुझे लगता है राजनीति प्रतिद्वंदिता का विषय है, दुश्मनी का नहीं, इस चीज़ को। और हमारी जो प्रजातंत्र की शायद मूल भावना भी यही है। तो सार्वजनिक जीवन में हम आपस में उठते बैठते हैं, लेकिन विचार जब व्यक्ति के अलग होते हैं तो कोई किसी दल में रहता है, कोई किसी दल में रहता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य सबका एक ही है, समाज का उत्थान और क्षेत्र की प्रगति। तो हम लोग काम करते हैं। आपके पास वो विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, स्कूल शिक्षा विभाग। तकरीबन 3 लाख तो टीचर ही हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं। तो काफ़ी चुनौती उस विभाग के लिए हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों की छवि एक तरीके से वैसी बन गई है कि जहाँ मिड डे मील मिलता है और जहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, उस छवि को कैसे बदलेंगे आप लोग? नहीं, ये भी एक बहुत, मुझे लगता है, समसामयिक विषय है। और इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का नेतृत्व संभाला तो नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने काम किया। और नई शिक्षा नीति जो इस देश में आई है उसको हम लोग धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति जिस दिन इस देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगी, मुझे लगता है आपका जो प्रश्न है उसका सही जवाब उस दिन आएगा कि भारत में शैक्षणिक व्यवस्था एक सी होगी, पारदर्शी व्यवस्था होगी, अच्छे शिक्षक भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाना या बच्चों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, उस सब पर एक बेहतर
तरीके से हम लोग मतलब उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे। आज हम मध्य प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था ठीक चले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इस पर सीएम राइज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी लगभग 500 से अधिक सीएम राइज जुलाई में हमारे 250 चल रहे हैं, 250 और चालू करने वाले हैं। एक बड़ा कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश राज्य में आया। मुझे लगता है कि जब से मध्य प्रदेश राज्य बना है, शायद इतना बड़ा शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कभी नहीं किया सरकारों ने। सरकारी स्कूलों की शिक्षा में था कि पहली क्लास में हम बच्चे को दर्ज करते थे, लेकिन जो आवश्यकता जो है बच्चे को नर्सरी से ट्रेन करने की, उसको धीरे धीरे पढ़ाई के लिए तैयार करने की, तो हम सीएम राइज में नर्सरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। नर्सरी, KG1, KG2। और बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है माता पिता की, शिक्षक के से अलावा। वो बच्चा बाहर जाके पढ़ता है और माता पिता के पास रह के पढ़ता है। मुझे लगता है कि मैंने जो सफलतम व्यक्ति देखे हैं उनमें बहुसंख्यक वो हैं जो माता पिता के पास रह के जिनको आकार मिला है या ग्रोथ हुई है उनकी। तो हम लोगों ने कहा है बच्चे को हम घर से लेकर आएंगे, सीएम राइज में पढ़ाएंगे और शाम को बच्चे को फिर तो एक परिवहन तंत्र विकसित कर रहे हैं। हम हर बच्चे के ऊपर खर्च करेंगे, बच्चे को लेकर आएंगे, छोड़ेंगे। उसमें बहुत सबसे आदर वाला अगर कोई जगह कोई है ना, तो वो है शिक्षक की। मुझे लगता है माइंडसेट बदलेगा और सीएम राइज एक बड़ा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश में आपके सामने बड़ी चुनौती है। क्योंकि शिवराज सिंह जी ने सपना देखा था सीएम राइज का, आपके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी की सीएम राइज को उस ऊंचाई तक। स्वाभाविक रूप से सीएम राइज सफल हो हमारे लिए चुनौती है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ स्टूडियो है और इस स्टूडियो में यहाँ बैठ के एंकरिंग की जाती है और हमने कुछ आपके लिए कुछ विजुअल्स यहाँ निकाले हुए हैं। ये सारे आपके पुराने संजय भाई खड़े हुए हैं। पुराने समय की चीज़ें, आपने पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करने का काम किया। ये बड़े पुराने फोटो हैं आपके, देखिए। विस्तार धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि हम भविष्य की संभावना में सब लगे रहते हैं, कई बार अतीत की तरफ ध्यान नहीं जाता। विस्तार न्यूज़ ने हमको अतीत में भी भेजने का काम किया है। ये ऐसी चीज़ें हैं। ये करेली बस्ती की शायद मुझे लग रहा है, अगर मैं सही स्मृतियों में मेरे है, तो एक हम लोग कैंपेनिंग में भी आपके परिवार की फोटो ना। हाँ, ये घर में हमारे यहाँ शिवजी विराजे हुए हैं हमारे घर में। तो गाय हम लोग साल में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब परिवार के लोगों के साथ वहाँ पर अभिषेक पूजन आदि होती है, तो समय गाय। ये फोटो देखिए, ये मुझे लगता है कि 2014 के समय का है। ये करेली की फोटो सर। हाँ, करेली का फोटो है, वहाँ जब सांसद निर्वाचित हुआ। स्टूडियो। आदरणीय कैलाश सोनी जी दिखाई दे रहे हैं, बहुत वरिष्ठतम राजनेता हैं मध्य प्रदेश के। व्यवहारों में कुछ फर्क आता है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। जब एक शिष्टाचार, सामान्य व्यवहार तो आदमी का यथावत रहता है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं उनका पालन हम करते हैं। और हमारी जो कहना चाहिए कि पार्टी की दल की अपेक्षाएं हैं उनको भी हमें पूरा करने का काम हमारे पास रहता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस समय आपको जो जिम्मेदारी मिली है, अगर आप उसका ईमानदारी से निर्वहन करते रहोगे ना, तो कभी प्रश्न नहीं लगेगा आपके जीवन में। यानी करेली नरसिंहपुर के दो दोस्त एक साथ करियर शुरू करते हैं, दोनों कांग्रेस में रहते हैं। एक बीजेपी में चला जाता है, कांग्रेस में रहता है, फिर एक बीजेपी में आ जाता है, कांग्रेस में चला जाता है। तो ये सब लगातार चलता रहता है। आज मेरा खुद का व्यक्तिगत मानना है कि ये परिवर्तन बार बार नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बार हो गया तो हो गया। मैंने भी जब जिस समय में आहत होकर मैंने सांसदी से त्यागपत्र दिया था, वो बाद में फिर दल भी छोड़ा। मुझे लगता है जीवन में शायद ये दोबारा नहीं हो सकता। उन दिनों में अगर आपको स्मरण होगा, आप उस समय गवाह हैं उस क्षण के, तब मैंने कहा था कि जीवन का मेरा आखिरी निर्णय है और अब अंतिम सांस मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर लूँगा। तो भाई ये हमारी एंकर हैं ऋतु, कुछ पूछना चाहती हैं। बहुत पहले सोच के बैठी थी वो, तो आपसे पूछेंगे कुछ। बिल्कुल। और आपको सर मैंने सुना भी, आपने कहा कि आपके पिताजी बहुत सख्त नियमों वाले थे, वो चाहते नहीं थे कि आप राजनीति में आए। तो अगर आप राजनीति में नहीं आते तो आज हम आपको कहाँ देखते? मैं शायद एक बहुत मतलब इंटेंसिव और हाईटेक फार्मिंग कर रहा होता। मुझे आज भी शौक़ है खेती करने का। मैं जैसे आज वापस जाऊंगा तो कल सुबह आप मुझे खेतों पे पाओगे। मैं अभी भी जब अवसर लगता है, जब खेतों पे जाता हूँ, और मेरे जब तक बच्चे पढ़ के बाहर से वापस नहीं आए तब तक हमने दूसरा कोई काम नहीं किया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में करीब 14 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल से मोह भंग हुआ है, ड्रॉप आउट्स हुए हैं। दूसरा ये भी था कि अभी जबलपुर में बड़ा एक्शन हुआ है
तो पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर आप कब देने वाले हैं कि पेरेंट्स को बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता, क्योंकि एक दिल्ली ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले दिनों कलेक्टर्स को एक आग्रह किया था, पीएस ने एक पत्र लिखा था कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म को लेकर, सिलेबस को लेकर अगर कलेक्टर्स को लगता है कहीं विसंगति है तो आप बुक फेयर लगाइए, यूनिफॉर्म्स की आप फेयर लगाइए और पेरेंट्स को, बच्चों को सुविधा दीजिए कि वो एक कॉकस से बाहर निकलकर एक सामान्य तरीके से किताबें खरीद सकें, यूनिफॉर्म खरीद सकें। ये कई जिलों ने उस पर काम किया है। जबलपुर में थोड़ा फोकस्ड होकर उन्होंने किया है और उन्हें लगा कि यहाँ पर ज़्यादा विसंगति है तो वो चीज़ें उभर के सामने आई। परिवहन विभाग है, उसमें बड़ा काली कोठरी वाला विभाग कहा जाता है, तो सफ़ेद कपड़े कब तक बचा के रखोगे आप? ज़िंदगी में आज तो 30-32 साल में तो कभी ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि अब ये भगवान ने अवसर नहीं दिया कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत साफ गोई के साथ इस स्थान पर आज खड़ा हूँ, तो ये बहुत कठिन है, लेकिन उस कठिन काम को हमने बहुत आसानी से पूरा किया है और आगे भी जो काम करने की हमारी वृत्ति है, जो हमारी शैली है, और ख़ासकर मन के अंदर, मैं कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी सोच, काम करने की आपकी वृत्ति और एग्रेसिवनेस आपकी जो है, वो अप्रोच आपकी अगर ईमानदार है ना, ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आप ये सब कर पा रहे हो, करना चाहते हो, तो आप बेदाग रह सकते हो कि आपका जो एक है, जो कल्पना है, ईमानदार सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप बेदाग बहुत आसानी से रह सकते हो। बहुत लोग रहे इस देश में। परिवहन नाके बहुत विवाद का केंद्र बनते हैं, चौकियाँ, वसूली की बातें, तो उस सब पे कुछ, क्योंकि हमने कई परिवहन मंत्रियों को सुना है, हर बार ये कहते हैं कि उनको अब हम चेंज करेंगे, मशीनीकृत करेंगे। पहले भूपेंद्र सिंह जी थे, गोविंद सिंह जी थे और अब उदय प्रताप सिंह जी हैं। मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हमारी एक पूरी टीम, मतलब हमारे जो एसीएस ट्रांसपोर्ट हैं वो स्वयं, और हमारे 7-8 लोगों का एक दल इस समय गुजरात में है आज की तारीख में, कल तक वहाँ पर रहेगा वो। और हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ गए, पूरा ऑटोमोटिव सिस्टम हमारा रहे और कम से कम लोगों का दखल हो, हमारा जो एम्प्लॉय वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात हो वो बिल्कुल हाईटेक तरीके से, मतलब आपके भोपाल से बैठकर आप उसे देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बातचीत करेगा, भोपाल में बैठ के आप सुन सकते हो, वो ट्रक ड्राइवर से उसका इंटरेक्शन किस तरह का हो रहा है वो आप पता कर सकते हो। कब तक पूरा हो जाएगा? मुझे लगता है हम इसके बहुत जल्दी हम इसको करेंगे, अगले मतलब हम 1 माह के अंदर, क्योंकि इसकी प्रोसेस है, हमारी रिक्तियां बहुत हैं, लगभग आधे पद परिवहन विभाग के खाली हैं, और जो जिन चीज़ों से हमको अपने सिस्टम को हाईटेक करना है उनको हमको ख़रीदना पड़ेगा, परचेज करनी पड़ेगी, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कौन सी चीज़ किस जगह के लिए लगना है, इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वही समय लगेगा। बाकी आप ये मानकर चलिए, सरकार ये तय कर चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये तय कर चुके हैं कि हम इस सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगे। जुर्माना भरा ही जाएगा, उसकी व्यवस्था है, लेकिन वो ऑनलाइन होगी, मगर अवैध वसूलियाँ रुक जाएंगी, 100% बंद होगी। ये आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं विस्तार न्यूज़ पे। सर, ये विवेक हैं, आपने एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी हो तो शिक्षकों के बच्चे होते हैं पढ़े लिखे, तो एक शिक्षकों का दर्द क्या होता है बताएं? सर, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप 3 बार सांसद रहे, इसके बाद विधानसभा पहुँचे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलना कितना खास था, क्योंकि चुनौतियाँ इस विभाग में बहुत हैं। ये स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में मुझे लगता है सारे कर्मचारी, सारे विभागों के कर्मचारी एक तरफ और 4 लाख से अधिक कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग के एक तरफ, चुनौती बहुत है। लेकिन चूँकि शिक्षक सबसे एक हम कहें कि बड़ा समझदार और बड़ा एक कूल कस्टमर रहता है, बहुत एक शालीन व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व रहता है उसका, और वो बच्चों के साथ चूँकि लगातार संपर्क में रहता है, उसके मन में भी एक छोड़ा, एक कहना चाहिए बाल मन के साथ वो काम करने वाला व्यक्ति रहता है। और आरक्षण के कारण 1/3 महिलाएं भी उसमें शामिल होती हैं, तो एक बड़ा वर्ग है, वो संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। वो लगातार अच्छा करते रहें, इस देश के जो भविष्य है हमारे नौनिहाल, उनके भविष्य को गढ़ने का काम पूरे समर्पण के साथ करते रहें। उदय भैया, हमने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, आप विस्तार न्यूज़ से क्या उम्मीद करते हैं ये भी बताइए। मैं ये दोनों पे लागू होती है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में बेहतरी की संभावना हमेशा बनी रहती हैं। कई ऐसे दल हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लोग, आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे मीडिया जगत में भी समय के साथ में चीज़ें बिगड़ती हैं, अच्छी होती हैं। विस्तार न्यूज़ जो है, चैनल जो है, अभी निकल के आया है
स्वाभाविक रूप से विसंगतियाँ इसमें भी हम लोग देखते भी हैं, उनको कई बार अखबार और खबर के माध्यम से भी देखते हैं कि विसंगतियों ने इस मीडिया हाउस को जकड़ लिया, इसको जकड़ लिया। तो विस्तार न्यूज़ बहुत पारदर्शी तरीके से एक मुझे लगता है कि हमारी कमियां अगर हैं तो उनको उजागर करने का काम करेगी। और एक आम आदमी, क्योंकि सब जो आपका चैनल है वो सही मानों में सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी की, उस आम आदमी की ताकत को आप जिंदा रखोगे, ये हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा होगी। मुझे लगता है आप कर सकते हो, लंबा अनुभव आपका है और 30-32 साल से लगातार सक्रिय रह के किसी एक सिस्टम में काम करना ये बड़ी चुनौती है, ये आप लोग कर पा रहे हैं। और एक अच्छा कहना चाहिए मॉडर्न एक पूरा तंत्र विकसित किया है आपने, एक हाईटेक सिस्टम जो जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है एक चैनल को, वो आपने विकसित करी है। एक बड़ी टीम आपकी दोनों प्रदेशों में काम कर रही है। मैं तो शुभकामनाएं भी दूंगा और अपेक्षा भी करूंगा कि जिस भाव से ये चैनल चालू हुआ, चूँकि जिस दिन शुरुआत हुई थी तब भी मैं गवाह हूँ, मैं उस दिन आया था आपको बधाई देने के लिए, तो वो लोगों की जो एक अपेक्षाएं हैं विस्तार, उनको और विस्तार देने का काम करेगी, ये अपेक्षा हमारी हमेशा आपसे रहेगी। उदय भाई, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी अपेक्षाओं पे हम हमेशा खरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का जो सूत्र वाक्य है, टैगलाइन है, वो है आपका अपना चैनल। तो जनता का चैनल है, जनता की बातें लगातार उठाएंगे, जनता की परेशानियां आप तक लाएंगे और उम्मीद करेंगे आप उन परेशानियों को दूर करें, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भाई। तो ये थे मध्य प्रदेश के उच्च स्कूल शिक्षा और परिवार मंत्री उदय प्रताप सिंह जी, और जिन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बताई हैं, क्या सोचते हैं, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो अगली बार गेस्ट इन न्यूज़ में फिर कोई नया मेहमान लेकर हम फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।